क्वेश्चन नंबर 16। पहले मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 16 में 3 प्रोडक्ट की बात करी गई है। एक प्रोडक्ट कंफर्ट है, एक प्रोडक्ट स्पोर्ट्स है और एक प्रोडक्ट एथनिक है। तो इस यानी हम इसको 3 भागों में अलग अलग क्वेश्चन को बांट सकते हैं, ठीक है। तो हम इसी तरीके से सेपरेटली एक एक भाग को सॉल्व करेंगे। आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। एम्बर लिमिटेड इज़ अ लीडिंग कंपनी इन द फुटवेयर इंडस्ट्री। एम्बर लिमिटेड जो है वो फुटवेयर इंडस्ट्री की कंपनी है। द कंपनी हैज़ 4 फैक्ट्रीज इन डिफरेंट लोकेशन विद स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट। कंपनी के 4 फैक्ट्री हैं अलग अलग लोकेशंस में, जिनके पास बहुत ही हाईली एडवांस्ड इक्विपमेंट्स हैं उन फैक्ट्रीज़ के अंदर। ड्यू टू कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, कंपनी इज़ कंटिन्यूअली रिव्यूइंग इट्स प्रोडक्ट रेंज एंड एनहांसिंग इट्स existing products by developing new models to satisfy the demand of its customer। कंपटीशन के कारण और कस्टमर की डिमांड के कारण कंपनी नए नए प्रोडक्ट डिज़ाइन करती है और इंट्रोड्यूस करती है ताकि कंपटीशन में टिके रहे, मतलब मार्केट में टिकी रहे। द कंपनी करंटली हैज़ अ प्रोडक्शन फैसिलिटी विच हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 3500 स्टैंडर्ड आवर्स पर वीक। कंपनी के पास एक प्रोडक्शन फैसिलिटी है अभी करंट में, जिसकी कैपेसिटी 3500 घंटे है हर हफ्ते। यानी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 3500 आवर्स पर वीक है। ये कंपनी के बारे में होगा कुछ। अब हम कंफर्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट कंफर्ट वाज इंट्रोड्यूस टू द मार्केट 6 मंथ अगो। 6 महीने पहले इसको मार्केट में लाया गया था एंड इज़ नाउ अबाउट टू एंटर द मैच्योरिटी स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। However, research by the marketing department indicates that demand of the product comfort in the market is price sensitive। यानी प्रोडक्ट कंफर्ट का जो डिमांड है वो प्राइस सेंसिटिव है। द लाइकली मार्केट रिस्पॉन्सेज आर एज फॉलोज। और उसके बेसिस पे इन्होंने अपनी रिसर्च के बेसिस पे ये कुछ डाटा दे रखा है कि मार्केट की रिस्पॉन्स इस सेलिंग प्राइस में इस तरीके से होंगे कि सेलिंग प्राइस 1750 में 550 होगा, 1600 में 725, 1525 में 1000, 1450 में 11500 और 1300 में 1200। यानी जैसे जैसे सेलिंग प्राइस जो है वो घटते जा रही है वैसे वैसे जो डिमांड है वो बढ़ते जा रही है। द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंफर्ट इज़ 750। प्रोडक्ट कंफर्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो वेरिएबल कॉस्ट लगती है वो 750 रुपये लगती है। स्टैंडर्ड आवर्स यूज टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट इज़ 2 आवर्स। और टाइम कितना लगता है 2 आवर। यानी वेरिएबल कॉस्ट लगती है 750 रुपये और स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगते हैं 2 घंटा लगता है। इसके बेसिस पे इधर क्वेश्चन पूछा है रिक्वायर्ड में। ए का पहला, एडवाइस विच ऑफ द अबव 5 सेलिंग प्राइसेस शुड बी चार्ज्ड फॉर प्रोडक्ट कंफर्ट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज इट्स कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग इट्स मैच्योरिटी स्टेज। ये कह रहा है कि बताओ ये जो 5 सेलिंग प्राइस हमें दे रखी है, ये 5 इनमें से हमें कौन सा चार्ज करना चाहिए ताकि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन की बात करिए, कंट्रीब्यूशन है वो मैक्सिमम हो सके। तो सिंपल सी बात है, कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस वी इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। टोटल सेल्स कितनी आ रखी है, इनको इंटू कर देंगे, टोटल सेल्स आ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट इसमें से माइनस कर देंगे, 750 रुपये में दे रखे कि वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की 750 रुपये है। कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किसमें, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इसमें है, पर यूनिट से इंटू कर देंगे तो मैक्सिमम ये रही। यानी ये जो 1150 यूनिट अगर हम प्रोड्यूस करें तो कंट्रीब्यूशन ये हमारी इतनी आएगी। यानी हमें 1150 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, यानी ये वाला 1000 ये रहा। ठीक है, तो पहले का आंसर हमें मिल गया। अब दूसरा पढ़ते हैं। प्रोडक्ट स्पोर्ट्स वाज इंट्रोड्यूस टू द मार्केट 2 months अगो यूजिंग अ पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी। प्रोडक्ट स्पोर्ट्स को 2 महीने पहले पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया गया था एंड इज़ नाउ अबाउट टू एंटर इट्स ग्रोथ स्टेज। ईच यूनिट हैज़ अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 545। यानी वेरिएबल कॉस्ट 545 की है और 2.5 घंटे लगता है एक यूनिट को बनाने में। Market research has indicated that there is a linear relationship between selling price and number of units demanded।
और ये है इसकी लिए लीनियर इक्वेशन है, ये रहा लीनियर इक्वेशन। इसको ऐसे लिखते हैं P = A - BX। P मतलब जो सेलिंग प्राइस हुआ, A मतलब वो सेलिंग प्राइस जिस पर डिमांड ज़ीरो हो जाती है, B मतलब चेंज के रिस्पेक्टिव में है ये, और X मतलब यूनिट्स जो कि प्रोड्यूस करी जाएंगी वो या जा रही हैं। एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 1000 पर यूनिट डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू बी 1000 यूनिट्स। यानी अगर हम 1000 सेलिंग प्राइस रखते हैं हर यूनिट की, तो जो डिमांड है वो 1000 यूनिट की आएगी हर हफ्ते। फॉर एवरी 100 इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस द वीकली डिमांड विल रिड्यूस बाय 200। यानी जैसे जैसे हम 100 रुपये से अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ाते जाएंगे, जैसे 1100, 1200, 1300 करेंगे, उस तरीके से डिमांड हमारी घटते जाएगी, 800 हो जाएगी, फिर 600 हो जाएगी, उस तरीके से। और हर डिक्रीज़ में डिमांड में इंक्रीज हो जाएगा, वो जो इलास्टिसिटी वाली बात है ये, ठीक है। यानी अगर मैं इसको समरी फॉर्म में बताऊं तो ये कहना चाह रहा है, ये प्रोडक्ट स्पोर्ट्स वेरिएबल कॉस्ट 545 की पड़ेगी, स्टैंडर्ड आवर हमारा 2.5 घंटे का है, और ये हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है डिमांड एंड सेलिंग प्राइस के बीच की। और सेलिंग प्राइस जब 1000 हो जाता है, डिमांड भी 1000 यूनिट की है जैसे, लेकिन जैसे सेलिंग प्राइस 100 यूनिट से बढ़ता है वैसे ही जो डिमांड है वो 200 यूनिट से घट जाती है। ये इतना अभी हमें तक पता है। अभी ये देखते हैं सेकंड में हमसे पूछ क्या रहा है। कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट स्पोर्ट्स in order to utilize all the spare capacity from your answer to 1 above and the selling price per unit of the product sports during its growth stage। यानी दो चीज़ें मांग रहा है। एक तो हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ़ यूनिट्स कि जितनी हमें प्रोड्यूस करनी चाहिए, कैसे इन ऑर्डर टू, ताकि हम जितनी भी कैपेसिटी ऊपर ए वाले आंसर में बच गई है उसको हम पूरा फुल यूटिलाइज़ कर सकें। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमसे पूछ रहा है कि ग्रोथ स्टेज में सेलिंग प्राइस पर यूनिट इसकी क्या होनी चाहिए। तो पहले हम ये तो पता कर लें कि स्पेयर कैपेसिटी ऊपर वाले में बची कितनी है। अच्छा चलो देखते हैं स्पेयर कैपेसिटी कितनी बची है ऊपर वाले में। टोटल कैपेसिटी कितनी है हमारे पास 3500 घंटे। हमने ऊपर में यूज़ कितनी करी है, हमने ऊपर में ये वाला ऑप्शन चुना था, तो यानी 1150 यूनिट्स हमने एक प्रोड्यूस करना है। हर यूनिट को प्रोड्यूस करने में 2 घंटा लगेगा, ठीक है। यानी 35, यानी टोटल घंटे जो लगेंगे वो लगेंगे 2300 घंटे। मैक्सिमम 3500 हम यूज़ कर सकते हैं, यूज़ किए हैं 2300, बचे कितने 1200 घंटे बच गए, ठीक है। ये देखो 3500 टोटल है यूज़ करने का, 2300 यूज़ किए हैं, 1200 हमारे पास बच गए। और प्रोडक्ट स्पोर्ट्स को बनाने में 2.5 घंटे लगते हैं, यानी 1200 डिवाइडेड बाई 2.5 घंटे करोगे तो 480 यूनिट्स हम बना सकते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि इस 400 यूनिट की आप हमें सेलिंग प्राइस बताओ। तो सेलिंग प्राइस के लिए इसने हमें लीनियर इक्वेशन बता रखी है ये वाली, तो इसके अंदर हम फिगर्स डाल देते हैं। ये देखो ये हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है। ए की वैल्यू क्या है, ए यानी वो सेलिंग प्राइस जिस पे डिमांड ज़ीरो हो जाती है। तो अगर 1000 की सेलिंग प्राइस पे डिमांड अगर 1000 है और जैसी ये 100 से ये जैसी 200 से क्या था ये, जैसी ये 100 से ऊपर बढ़ती है वैसे ये 200 से नीचे गिर जाती है। तो ये कब तक नीचे गिरेगी, 5 बार ऐसे करेंगे तो नीचे गिर जाएगी, यानी 500 ऊपर बढ़ाएंगे, यानी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 1500, है ना। ये 200 यानी 100 बढ़ाने पे 200 गिर जाता है। तो कितना गिराएंगे कि 1000 का 1000 गिर जाए, तो 5 बार गिराएंगे। अब 5 बार गिराएंगे यानी इसको 5 बार ऊपर बढ़ाएंगे, 5 बार ऊपर बढ़ाएंगे तो इंटू 5 यानी 500 रुपये से हम और ऊपर करेंगे। तो 500 रुपये से ऊपर करेंगे तो सेलिंग प्राइस, नई सेलिंग प्राइस कितना जाएगी हमारी 1500, यानी 1500 पे जो डिमांड है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। तो ए की वैल्यू 1500। और ये है कि चेंज कितना कितना हुआ, चेंज देखो 100 बढ़ने पे 200 रुपये जो है वो
200 की यूनिट की डिमांड घट जाती है, 100/20 = 0.5। एक्स की वैल्यू क्वांटिटी, हम कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, 480, तो हमारा सेलिंग प्राइस पी कितना आ जाएगा, 1260 आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। तो इस तरीके से हमारा ए का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं प्रोडक्ट एथनिक पे। हमने ये वाला प्रोडक्ट कंफर्ट का कर लिया, प्रोडक्ट स्पोर्ट्स का कर लिया, हम प्रोडक्ट एथनिक पे आ गए हैं। प्रोडक्ट एथनिक इज़ करंटली बीइंग डेवलप्ड एंड विच इज़ अबाउट टू बी लॉन्च्ड इन द मार्केट, यानी हमें अभी लॉन्च करना है, अभी तक हुआ नहीं है लॉन्च। दिस इज़ द हाईली इनोवेटिव डिज़ाइनर प्रोडक्ट which the company believes that it will have a revolutionary impact on the market and the consumer behavior. The company has decided to use a market skimming approach. ये कंपनी कौन सा अप्रोच यूज़ करिए, मार्केट स्कीमिंग अप्रोच, टू प्राइजिंग दिस प्रोडक्ट ड्यूरिंग इट्स इंट्रोडक्शन स्टेज। ठीक है, अब हमसे पूछा है बी, कंपेयर पेनिट्रेशन एंड स्कीमिंग प्राइजिंग स्ट्रेटजीज ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन स्टेज यूजिंग प्रोडक्ट एथनिक टू इलस्ट्रेट योर आंसर। यानी जो प्रोडक्ट एथनिक है उसके इंट्रोड्यूस करने के लिए अगर हम स्कीमिंग स्ट्रेटजी अपनाते हैं और अगर हम पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो क्या क्या होगा, क्या क्या सिनेरियोज होंगे और क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, इस चीज़ को हमें कंपेयर करना है। तो देखो हम इधर कंपेयर करते हैं। सबसे पहले अगर हम स्कीमिंग में, अगर हम इंट्रोडक्शन स्टेज में स्कीमिंग पॉलिसी के साथ अगर हम इंट्रोडक्शन करते हैं तो जो प्राइस होगी हाई होगी। प्राइस हाई क्यों होगी, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस हाई होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट हाई होगी। प्रोडक्शन कॉस्ट हाई होगी एक्चुअली इसीलिए सेलिंग प्राइस हाई होगी। प्रोडक्शन कॉस्ट हाई लेकिन होगी क्यों, क्योंकि ये एक नया प्रोडक्ट है। जैसे जब एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया था तो आईफोन का कोई मार्केट नहीं था, तो लोगों को जब मार्केट ही नहीं है तो लोगों को पता कैसे चलेगा। तो मार्केट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, और आपको चूँकि अभी तक इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता और आपको सबको अवेयर करना, तो आपको हाई प्रमोशनल एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ेंगे। तो प्रोडक्ट इस कारण से भी हाई हो जाती है। और दूसरा R&D आपको करना पड़ेगा पहले तो प्रोडक्ट बनाने के लिए ही, उसके लिए भी प्रोडक्ट हाई हो जाएगी। फिर चूँकि आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है और आपने बहुत एक इनोवेटिव फीचर जो है के साथ प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है, तो आप हाई प्राइस कस्टमर से चार्ज कर सकते हो, कस्टमर को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं पे अगर आप पेनिट्रेशन पॉलिसी का यूज़ करते हो और प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हो तो आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी लो होगी, क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का फ़ायदा मिलेगा। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो आपको इकोनॉमिक ऑफ स्केल का फ़ायदा मिलेगा, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट लो रहेगी, जिसके कारण आपकी सेलिंग प्राइस भी लो ही रहेगी। और सेलिंग प्राइस आपको लो, और दूसरे कारण भी जिसके कारण आपको सेलिंग प्राइस लो रखनी पड़ेगी। क्या, क्यों, क्योंकि भाई सब लार्ज नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स है, अगर आपको क्विकली पेनिट्रेट करना है तो आपको सेलिंग प्राइस लो रखनी पड़ेगी, तभी आपके बारे में कस्टमर जान पाएंगे। और जब आपका प्रोडक्ट सेटल हो जाए, जब आपका एक मार्केट सेट हो जाए, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे जो है अपने प्राइस बढ़ा सकते हो। फिर इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि यूनिक नहीं होते, उनकी जो डिमांड है वो इलास्टिक होती है, क्योंकि अगर आपने सेलिंग प्राइस बढ़ाई तो डिमांड कम हो जाएगी, वो दूसरे आपके कॉम्पिटिटर से सामान खरीदेगा। तो इस कारण भी आपको जो सेलिंग प्राइस है वो अपनी लो रखनी पड़ती है। ये होता है पेनिट्रेशन में। तो अभी हमने दोनों को कंपेयर किया। फिर सी में क्या बोलता है हमसे, एक्सप्लेन विद रीजंस फॉर ईच ऑफ द स्टेजेस ऑफ एथनिक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये प्रोडक्ट पूरे लाइफ साइकिल की बात कर रहा है। द चेंजेस दैट वुड बी एक्सपेक्टेड इन द एवरेज यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट एंड यूनिट सेलिंग प्राइस। यानी ये कह रहा है कि जो एथनिक जो प्रोडक्ट है उसकी जो पूरी लाइफ साइकिल में क्या क्या चेंज होगा, किस में, प्रोडक्शन कॉस्ट में, सेलिंग में। जैसे जैसे वो अलग अलग स्टेज में अपने लाइफ साइकिल के अलग अलग स्टेज में जाएगा, वैसे वैसे उसकी कॉस्ट और सेलिंग प्राइस में क्या क्या चेंजेस होंगे, हमें विद रीजंस हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट एथनिक को स्कीमिंग वाले पॉलिसी के साथ हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये देखो स्कीमिंग वाले में क्या होता है। इंट्रोडक्शन स्टेज पे सेलिंग प्राइस और प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। सेलिंग प्राइस तो इसलिए हाई होती है क्योंकि उसके मेनली 3 कारण होते हैं। पहला कारण कि प्रोडक्शन कॉस्ट हाई है। प्रोडक्शन कॉस्ट हाई है
वो उसके भी दो कारण हुए कि भाई हाई प्रमोशनल एक्सपेंसेस होते हैं कस्टमर को अवेयर करने के लिए, क्योंकि मार्केट एस्टेब्लिश है नहीं, मार्केट एस्टेब्लिश करना है। फिर बहुत सारे R&D जो है बहुत ज़्यादा लग जाती है किसी भी इनोवेटिव प्रोडक्ट को बनाने में, उस कारण से कॉस्ट हाई होती है और सेलिंग प्राइस हाई हो जाती है। फिर तीसरा कि आपको कोई कॉम्पिटिटर नहीं है और आप एक इनोवेटिव फीचर के साथ प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो तो आप उनसे हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो। कस्टमर बुरा भी नहीं मानेगा, कस्टमर को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। फिर आता है अगला स्टेज ग्रोथ स्टेज में सेलिंग प्राइस होती है वो थोड़ा सा वो कम करता है इंट्रोडक्शन स्टेज के मुकाबले, और उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो जाती है। अब सेलिंग प्राइस इसलिए कम होती है क्योंकि जो वो है वो बल्क में सामान बनाने के लिए बनाता है, तो बल्क में सामान बनाएगा तो बल्क में सप्लायर से सामान खरीदेगा तो उसको बल्क डिस्काउंट भी मिलेगा। फिर जो फिक्स कॉस्ट है वो लार्ज नंबर ऑफ़ यूनिट्स पे स्प्रेड हो जाती है। लर्निंग कर्व का बेनिफिट मिलता है उसको कि बार बार आप बनाते रहोगे एक ही चीज़ को तो आपको कम समय लगेगा बनाने में, आपका जो स्पॉइलेज है वो भी कम ख़त्म होगा। इस कारण से आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट लो रहेगी और सेलिंग प्राइस आपकी अल्टीमेट उसके कारण लो हो जाएगी। और लो आपको इसलिए भी करनी पड़ेगी क्योंकि अब तक आपकी ग्रोथ स्ट्रक्चर आते आते काफ़ी सारे आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली होगी आपके प्रोडक्ट की और आपकी प्रोडक्ट की कॉपी बनाना शुरू कर दिया होगा उन्होंने। और आपको मार्केट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने के लिए भी अपनी सेलिंग प्राइस लो रखनी पड़ेगी। फिर आता है मैच्योरिटी पीरियड। मैच्योरिटी पीरियड में क्या होता है कि आप अपनी सेलिंग प्राइस और लो करते हो, या तो आप अपनी सेलिंग प्राइस और लो करोगे या फिर एक नया लेटेस्ट वर्जन मोबाइल का निकालोगे, ठीक है। और जो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो आपकी कांस्टेंट ही रहेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी इससे ज़्यादा आगे नहीं, क्योंकि आपने जो लर्निंग कर्व का बेनिफिट जो होता है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका होता है, क्योंकि एक स्टेज तक आकर के ही आप लर्निंग कर्व का बेनिफिट ले सकते हो, उसके आगे आप जा नहीं सकते। वो आपका अल्टीमेट होता है जहाँ तक आप पहुँच जाते हो, उसके बाद आपकी जो है प्रोडक्शन कॉस्ट कम नहीं हो सकती है। तो इसलिए आपकी जो सेलिंग प्राइस है या तो कॉन्स्टेंट रहेगी, ठीक है, या तो आपकी कम करनी पड़ेगी। आपको कांस्टेंट रखने के लिए आपको मोबाइल का लेटेस्ट वर्जन है वो लाना पड़ेगा। फिर आता है अगला स्टेज आखिरी जो है जिसे कहते हैं डिक्लाइन स्टेज। यहाँ पे आपको अपनी प्राइस बहुत ही लो करनी पड़ेगी, अपनी कॉस्ट से भी लो करनी पड़ेगी, और यहाँ आपकी जो प्रोडक्शन है वो आपको यहाँ पे आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि आपकी प्रोडक्शन होगी। एक्चुअली डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी होती है ऑब्सोल्यूट हो जाती है, लोग उसको कम यूज़ करना शुरू कर देते हैं। अब लोग उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ चुके होते हैं। अब जैसे जो डिजिटल कैमरा था उसकी जगह लोग कैमरा फ़ोन पर स्विच कर गए, तो लोगों ने जब डिजिटल कैमरा यूज़ करना कम कर दिया तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि अब उसको कम प्रोडक्शन के यूनिट्स पे ज़्यादा फिक्स कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है, तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है। इसलिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो आपकी बढ़ जाएगी, आपकी प्रोडक्शन लो होगी और आपको अपनी प्राइस रिड्यूस करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों के पास सब्स्टिट्यूट आ चुका है, वो सस्ते रेट में दूसरे सामान यूज़ कर लेंगे। आपका क्यों यूज़ करेंगे, तो आपको उस सामान तक या उससे कम अपना जो प्राइस है कम करना पड़ेगा, और इस कारण आपका जो सेलिंग प्राइस है वो आपके कॉस्ट या कोस्ट से भी नीचे जा सकता है। ये हुआ अब हमारे इस आंसर का, सी वाले का आंसर। तो यहाँ पे हमारा जो 16 क्वेश्चन है वो ख़त्म होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये वैसे।